Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good, right? So welcome to the class. So आज हम और कुछ PYQs करेंगे DBT के 2021 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसके रिलेटेड, राइट? So come on, very fast we will start with our class and we'll move for the first question for today's class. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं, it is here. Okay, so digitalis is used for treatment of congestive heart failure because digitalis को हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए रीजंस दिए हैं. इट कैन रिजॉल्व क्लॉट्स टू रिलीज कंजेशन, इट कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ हार्ट चेम्बर्स, इट कैन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, या फिर इट क्लियर्स द लंग्स टू रिलीज कंजेशन. क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर? आई थिंक सभी को पता होगा. हम लोगों ने एनिमल फिजियो में जब हम हार्ट पढ़ते हैं वी जस्ट डू दिस थिंग ऑल्सो, राइट? तो बच्चों डिजिटलिस यानी क्या है? इफ़ यू रिमेंबर द मेटाबोलाइट्स ऑल्सो, तो एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इजंट इट? यहाँ पर डिजिटलिन जो है, यस, ये एक तरह से हम डिजॉक्सिन जो कहते हैं, डिजॉक्सिन विच इज डिराइव फ्रॉम डिजिटलिस, है ना? डिजिटलिस लैनेटा से डिराइव्ड होता है और ये जनरली जब हार्ट फेलियर वाला केस होता है वहाँ पर उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. अब क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या हो जाता है कि जो सोडियम पोटेशियम पम्प्स होते हैं, राइट, इनको ये इनिबिट करता है, राइट? हार्ट मसल्स में दिस पम्प्स आते हैं, सो ये उसको इनिबिट करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब सोडियम पोटेशियम पम्प को इनिबिट करने के कारण सोडियम बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा, इट विल बी देयर विद इन द सेल, जिसके कारण सोडियम का अमाउंट अंदर बिल्टअप होगा, तो जिसके कारण वो कैल्शियम, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा. और हमको पता है स्टूडेंट्स की कैल्शियम क्या करता है, ज़्यादा कैल्शियम रहा तो इट विल मेक द हार्ट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा देगा वहाँ पर, इजंट इट? तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसीलिए हम डिजिटलिन का यूज़ करते हैं. तो अब यहाँ पे आंसर कौन सा आना चाहिए? इट कैन डिजॉल्व क्लॉट, नहीं, क्लॉट के रिलेटेड कुछ भी नहीं है. वॉल्यूम ऑफ हार्ट चेम्बर्स, वॉल्यूम नहीं बढ़ाता है, राइट, बट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यस, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना शुरू कर देता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है. तो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, that is it can increase the force of contraction of heart muscles. lungs के रिलेटेड अगेन इफ आई एम टॉकिंग, जब हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इजंट इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट प्लेज अ की रोल इन ग्लूकोज होम्योस्टैसिस. ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज या फिर गैलेक्टोकाइनेज? क्या आएगा करेक्ट आंसर बच्चों? स्पेसिफिकली सीधा सीधा यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए था ग्लूकोकाइनेज. यस, कितने बच्चों ने किया है? ग्लूकोकाइनेज जनरली देखो, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों का रोल मोस्टली सेम है. फर्क है कि ग्लूकोकाइनेज कहाँ पर एक्सप्रेस्ड होता है, जनरली एक्सप्रेस्ड होता है लीवर में, पैनक्रियाज में, है ना? और यहाँ पर एक तरह से ग्लूकोज सेंसर का काम करता है, ठीक है? ग्लूकोज सेंसर का काम कैसे करता है वही यहाँ पर हमको बताना है कि भाई एक्चुअली क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोकाइनेज की के पास में लोअर एफिनिटी होती है फॉर द ग्लूकोज, राइट? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जनरली जब अब हम ग्लाइकोलिसिस भी देखते हैं हमको पता है द हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज मोर यूज्ड, है ना, क्योंकि उसके इट इज हैविंग मोर एफिनिटी, ग्लूकोज के लिए उसके पास में ज़्यादा एफिनिटी है. लेकिन ग्लूकोकाइनेज के पास में उतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं है, लोअर है एज कम्पेयर टू हेक्सोकाइनेज. तो जब भी कभी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उस समय में ही ओनली वी कैन से दैट ये ग्लूकोकाइनेज एक्टिव होता है. जब बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तभी ये ग्लूकोकाइनेज एक्टिव हो जाएगा, और इसीलिए हम कहेंगे कि हम उसको एक्ट कर सकते हैं एज अ ग्लूकोज सेंसर लीवर में, ठीक है? यानी जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ेगा तो ग्लूकोकाइनेज आपका लीवर में एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा तो वी कैन सेंस इट आउट एज अ ग्लूकोकाइनेज विल बी देयर, इजंट इट?
तो ग्लूकोकाइनेज क्या करता है लीवर में, ये फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज के अपटेक को, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करवाता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करवाता है, इजंट इट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट्स पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में, जैसे मैंने कहा ग्लूकोकाइनेज पैनक्रियाज में भी एक्सप्रेस्ड होता है ना, तो बीटा सेल्स में ये क्या करता है, ये जब इंक्रीज होगा राइट, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जिसके कारण ये इंसुलिन की एक्टिविटी को भी बढ़ा देगा राइट। तो ज़्यादा इंसुलिन आएगा तो डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ने के कारण इंसुलिन भी रिलीज होगी, सो दैट इट कैन कंट्रोल द लेवल। गॉट इट? So your correct answer will be option number 2 for this question. The next one is, which one of the following statement is not common between oxidative phosphorylation and photophosphorylation? दोनों में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कॉमन नहीं है, नॉट बोला है। गॉट इट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन, जनरेशन ऑफ एटीपी, क्या एटीपी जनरेशन होता है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स दोनों में एटीपी का जनरेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी होता है और फोटो फॉस्फोराइलेशन में भी होता है, तो नॉट बोला है तो ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एटीसी, यस एटीसी इन्वॉल्व होता है दोनों में, भले ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इजंट इट, बट यस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है ये क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक हम देखते हैं, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जनरेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। काइनेज का कई इन्वॉल्वमेंट देखा, एंजाइम काइनेज यूज्ड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में, या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं हम लोग, यस ऑक्सीजन एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। यदि मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करूँ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है, इजंट इट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम कहेंगे कि ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, इजंट इट, कंबाइन करता है इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन के साथ में और वाटर फॉर्म करता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन भी है दोनों में, तो क्या नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ काइनेज नहीं है राइट। तो ये दोनों चीज़ वेरी फास्ट हमारे दिमाग में रिवाइज हो जानी चाहिए जब हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, ओके, yes, the question is, E-class homeotic gene in Arabidopsis thaliana are involved in formation of E-class homeotic genes। अब ABCD मॉडल जो हम देखते हैं यहाँ पर ABCDE आ गया, तो ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा ABCDE मॉडल से राइट। यहाँ पर ये मॉडल में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, जो ई एंजाइम या फिर ई जीन जो है, यस इट इज रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ए बी और सी तीनों क्लास के फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, सभी के लिए ज़रूरी है। ये देखो ये वाले फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझेगा, ये ई क्लास आ गया तो ए के साथ में भी ई चाहिए, बी के साथ में भी ई होना, सी के साथ में भी ई होना, डी के साथ में भी ई होना। अब यहाँ पर देख सकते हो ए प्लस ई जो होता है राइट, क्लास ए प्लस ई आपका क्या देता है, ये बना रहा है सेपल, एम आई राइट। उसके बाद में आप देखो ए बी और ई, इजंट इट, यहाँ पर देखिए इसको आपको देखो, तो ए प्लस बी प्लस ई वी कैन से दैट इट इज व्हाट फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग योर पेटल। उसके बाद में थर्ड में आप देखो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, बी प्लस सी प्लस ई क्या दे रहा है, अगेन इट इज गिविंग यू स्टेमन राइट। उसके बाद में आपका आ रहा है कार्पेल, कार्पेल में क्या दिख रहा है हमको, सी प्लस ई कार्पेल, और एक और एक्स्ट्रा में हमारे पास में दैट इज ओव्यूल, ओव्यूल के लिए सी प्लस डी एक्स्ट्रा का आ गया प्लस ई, ये देता है ओव्यूल, है ना, ओव्यूल फॉर्मेशन में हमारा डी आता है। तो अब देखो सभी में ई का रोल है, यहाँ पर ई के बिना क्या हो रहा है, यदि ई नहीं है तो आपका ये जो है एक भी सेपल पेटल स्टेमेन कार्पेन ओविल कुछ भी नहीं बन पाएगा, नो ऑर्गेन्स विल बी फॉर्म देयर राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि किस में इन्वॉल्व होता है, सेपल एंड पेटल्स, फ्लोरल मेरिस्टम ये नहीं आएगा, पेटल कार्पेल और शूट अपेगल,
सैप में भी सैम में भी ये नहीं रहेगा। यस डेफिनेटली यहाँ पर आपका आंसर हम बोल सकते हैं कि सेपल एंड पेटल्स और पेटल्स एंड कार्पेल्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यदि हम देखें तो आपका की के हिसाब से पेटल एंड कार्पेल्स आर द करेक्ट आंसर। अब मैं हम कहेंगे कि क्यों पेटल एंड कार्पेल्स आया मैम, सेपल भी तो होता है राइट। अब देखो सेपल भी होता है, सही है बिल्कुल यस, सेपल और पेटल भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर पेटल एंड कार्पेल बोला है, ये और ये बोला है, तो दोनों क्यों ऐसा रखो, क्यों हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन को लेना था कि सेपल और पेटल दोनों, तो बेटा देखो यहाँ पर एक कॉमन ही है दोनों में राइट। लेकिन यदि आप पेटल या कार्पेल देखो या फिर सेपल या कार्पेल देखो तो ये एक अलग से पूरा एक आइडेंटिटी बता रहा है और ये आपको एक अलग से बता रहा है राइट। तो इस तरह से जब आप देखोगे आंसर तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Peroxisomes are different from mitochondria and chloroplast mainly because they are what? पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से अलग है, क्यों? सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड जीनोम कंटेन, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, नॉट द मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। पेरोक्सिसोम्स बच्चों हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की थी हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन के होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पेरोक्सिसोम में भी होता है? तो सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसीलिए ये डिफरेंट है। नहीं, एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन तो दोनों में ये है ही, isn't it? तो दिस इज नॉट देयर। सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, डिफरेंस ये हो सकता है कि ये दोनों डबल मेम्ब्रेन वाला है, ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला है, तो डिफरेंट देखना है तो ये हो सकता है सिंगल मेम्ब्रेन का हो जाए राइट। नॉट अ मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन पेरोक्सिसोम, yes peroxide H2O2 डेफिनेटली मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप लोग। अभी दोनों में से आंसर आएगा करेक्ट, कौन सा आएगा? कंटेन्स जीनोम नहीं होता है कि ऐसा है क्या डिफरेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है रिलेटेड टू द जीनोम, नो इट इज नॉट ऑल्सो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट। अलग इसीलिए है कि पेरोक्सिसोम इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन राइट। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यस, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। चलो क्वेश्चन को पढ़ोगे जल्दी से। Lysosomal lumen is maintained at an acidic pH by, क्या आएगा? लाइसोसोमल ल्यूमेन को हम एसिडिक पीएच पे मेंटेन करके रखते हैं बाय H plus ATPase that pumps H plus ions into lysosomes, लाइसोसोम में डालेगा वो H plus आयन को, H plus ATPase जो कि पंप आउट करेगा H plus को लाइसोसोम से, इन्हें बाहर निकालेगा। de novo generation of H plus ion into lysosomes या फिर specialized luminal proteins that lower the pH। देखो pH एसिडिक होना, बेसिक होना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक तरह से H प्लस आयंस का, एम आई राइट? तो H प्लस आयन यदि ल्यूमेन को एसिडिक करना है ना, ल्यूमेन का पीएच क्या करना है, वहां पर पीएच कम करना है, यानी H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। H प्लस आयन बढ़ेगा कब? जब H प्लस एटीपेज यदि है और वो H प्लस एटीपेज हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर भेज रहा है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही पीएच क्या होगा? कम होगा, कम होगा यानी एसिडिक होगा राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? H प्लस एटीपेज जो कि H प्लस आयन को लाइसोसोम में पंप करेगा, बाहर निकालेगा, तो बेटा लाइसोसोम का पीएच क्या हो जाएगा? पीएच बेसिक हो जाएगा, ना कि एसिडिक, है मैं राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। Which one of the following combination signifies similar function? Again a बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सा ये जो कॉम्बिनेशंस दी है हमको ऑप्शन में कि सेम फंक्शन वाले कौन से कॉम्बिनेशन है। पहला है साइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम फाइटोक्रोम, फ्लोरोक्रोम साइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम फ्लोरोक्रोम।
आई थिंक इसमें ऑप्शंस में भी समझने वाला कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हमको दिख रहा है, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम, isn't it? ब्लू लाइट और रेड लाइट रिसेप्टर की हम बात करें, दोनों दोनों किसमें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, डिटियोलेशन कॉज करते हैं, isn't it? और these are the light receptors we can say. So definitely सिमिलर फंक्शन वाले कौन से हैं? सिमिलर फंक्शन वाले मेरा क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम रहने वाले हैं. Then next one. Which one of the following components of an enveloped virus particle is not encoded by viral genome? इनमें से जो ऑप्शन दिए है इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि एनवेलोप्ड वायरस पार्टिकल का रहेगा, विच इज नॉट जीनोम, वायरल जीनोम में नहीं रहेगा, राइट? तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, एनवेलोप लिपिड्स है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और कैस्पिड प्रोटीन है. जब मैं वायरल जीनोम की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो कैस्पिड तो रहना ही है, तो दिस विल नॉट बी देयर, राइट? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स रहेगा क्या? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विल आल्सो बी देयर विच विल बी इन द वायरल जीनोम, जो एनकोड करेगा, isn't it? फिर बच रहा है एनवेलोप प्रोटीन लिपिड्स या फिर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. तो बच्चों एनवेलोप जो रहता है, एक्चुअली एनवेलोप लिपिड जो है ये वायरल जीनोम में ना होके इट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? होस्ट सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है. प्रोटीन्स जो होते हैं डेफिनेटली प्रोटीन्स यहाँ पे, और दूसरे तीनों ऑप्शंस में आप देखो स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल और कैस्पिड. प्रोटीन्स आर द पार्ट ऑफ योर वायरल एनकोडेड होता है, बट यस लिपिड बायलेयर की जो मैं बात कर रही हूँ या एनवेलोप की जो बात कर रहे हैं, ये कैस्पिड को सराउंड करके रखता है, जो कि कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है? वो होस्ट के सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होता है, ना कि वायरल जीनोम से. सो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? एनवेलोप लिपिड्स. इज दिस मच क्लियर एवरीवन? देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी हम PYQ सॉल्व करते हैं, हमको पता है PYQs तो सबके आंसर्स आपको पता है, बहुत बार हम इतनी बार सॉल्व करते हो कि आपको उसके आंसर्स लर्न हो जाते हैं, बट हमको आंसर्स लर्न नहीं करना है, राइट? इट इज़ वेरी लेस चांस कि भाई PYQ सेम का सेम आपका रिपीट होगा, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है? साथ साथ में आपको जो एक आंसर करेक्ट है उसके बचे हुए 3 ऑप्शंस, उस पर भी ध्यान देना है कि वो 3 ऑप्शन कहाँ पर फिट हो सकते हैं या फिर वो 3 ऑप्शन क्यों गलत है. जब इस तरह से सोचना शुरू करोगे बच्चों, तो आप एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को, 2-3 कंसेप्ट को एक साथ में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट ट्राई टू स्टडी लाइक दिस. गॉट इट? कम ऑन. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिख रहा है. क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दिए है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन. असर्शन बोला है आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज डैमेज टू DNA, और रीजन है आयोनाइजिंग रेडिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल्स. आयोनाइजिंग रेडिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल्स, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यस इट कैन कॉज डैमेज टू द DNA, या फिर इसीलिए हम उसको फ्री बोलेंगे कि वो जनरेट करेगा फ्री रेडिकल. क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है? एक सही है एक गलत है, या फिर जो रीज़न है वो बराबर एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो बच्चों यदि मैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करूँ, एक्सरे हो गया, बीटा रेज हो गया, राइट, ये क्या करते हैं? ये स्ट्रांगली पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेशन पावर अच्छा होता है, टिश्यू को पेनिट्रेट करेंगे, अंदर जाके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करवाते हैं, राइट, जिसके कारण क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है, राइट? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जब वो कोलॉइड्स करते हैं, यस टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है तो वो क्या बन जाएगा? आयंस बन जाएगा. सो आयंस कैन बी फॉर्म देयर, राइट? इस तरह से यस दे कैन कॉज डैमेज टू द DNA. जैसे कि जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, शुगर फॉस्फेट बैकबोन का, उसको वो ब्रेक करते हैं DNA में. दे कैन ब्रेक दैट, isn't it? इस तरह से वो DNA डैमेज करवा सकते हैं. ये एक तरह से डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कि इस डैमेज करने का.
बट उसी के कारण, ये रेडिएशंस के कारण ही हम कहेंगे कि फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनवाते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस अगेन देयर, राइट, और जिसके कारण हम कहेंगे कि व्हाट फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो बिल्कुल सही है हमारा, तो बोथ ए एंड आर ट्रू यहाँ पर बोला है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बच्चा आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट एवरीवन? राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। यस, the next question is, when the critical night length in winter is disrupted by a pulse of red light followed by pulse of far red light. I think आप सबने हमने देखा था कि जो नाइट ब्रेक होता है, isn't it, लाइट ब्रेक या फिर नाइट ब्रेक होता है, उसका हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लान्स की थी हम बात कर रहे हैं। तो देखो शॉर्ट डे प्लान्स है, उसको दिन छोटा लगता है, राइट। तो जब यहाँ पर जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, यस, आवाज आ रही है, हवा बहुत ज्यादा शुरू है घर पे, एक मिनट, ठीक है। ओके, सॉरी, वेरी सॉरी। बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, धूप है बट हवा भी उतनी आ रही है घर में। बट यस, चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की बात करते हैं जब, तो जो शॉर्ट डे प्लान्स होते हैं, राइट, उनको दिन छोटा लगता है, लंबी लॉन्ग नाइट्स दे रिक्वायर टू ग्रो, इजंट इट, जब भी फ्लावरिंग करना है तो दिस इज अगेन, ये नाइट है, तो यहाँ पर नाइट कम है और डे की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन ये शॉर्ट डे है तो ये फ्लावर नहीं करेंगे। जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स जो होता है, दीज आर द लॉन्ग डे प्लांट्स, राइट, ये यहाँ पर फ्लावर करेगा, isn't it? जब नाइट की लेंथ ज़्यादा है, ये क्रिटिकल डे लेंथ है, इससे ज़्यादा है तो ये फ्लावर करेगा, ये नहीं करेगा। जस्ट अब यहाँ पर यदि ये ब्रेक दिया गया, देखो यहाँ पर ये शॉर्ट डे है, डे कम है, क्रिटिकल डे लेंथ से यहाँ पर नाइट ज़्यादा है, राइट, ये देखो, लेकिन यहाँ पर हमने एक डे लाइट का ब्रेक दे दिया। लाइट का ब्रेक देने से क्या होगा, अब ये फ्लावर नहीं करेगा, है ना। तो जनरली आपको ध्यान में रखना है, ये हमने पढ़ा था कि रेड लाइट आ गई, उसके बाद में फार रेड लाइट आ जाएगा, तो फार रेड लाइट आ जाएगी तो ये फ्लावर करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट डे प्लांट्स का फ्लावर करता है फार रेड लाइट, फार रेड शॉर्ट डे प्लांट, राइट। और जब रेड लाइट हो गई तो रेड लाइट में आपका लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, एम आई राइट। अब यहाँ पर क्या पूछा है, वेरी सॉरी, when the critical night length in winter is disrupted by a pulse of red light, पहले रेड लाइट आई, उसके बाद में फार रेड लाइट आई, राइट, तो क्या हो गया, फार रेड लाइट आ गया, यानी यदि शॉर्ट डे प्लांट है तो वो फ्लावर करेगा, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट है तो वो नहीं करेगा, है मैं राइट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स विल फ्लावर एंड लॉन्ग डे प्लांट्स विल नॉट फ्लावर, ये यही ठीक लग रहा है। देखो रेड के बाद फार रेड लाइट आ गई, फार रेड लाइट आ गई तो ये फ्लावर कर रहा है, यहाँ पर भी रेड के बाद फार रेड आ गई, आखिरी में देखो फार रेड ही है तो ये फ्लावर कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, रेड लाइट रहेगी आखिरी में तो ये फ्लावर नहीं करेगा, शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स करेगा। लेकिन हमको क्या बोला है, पहले रेड लाइट है और उसके बाद में फार रेड लाइट है, तो फार रेड लाइट में बच्चों शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर करेगा और लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर नहीं करेगा, ठीक है। देखो इसके ऊपर हमेशा बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ डीबीटी में नहीं, गेट में भी पूछे जाते हैं, सीएसआर में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल
इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट, बस हाँ थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड करके भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि CSR में आया था अभी लास्ट टाइम भी। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स का फ्लावर करते हैं, फार रेड लाइट रहा तो इट विल फ्लावर, एंड रेड लाइट में योर लॉन्ग डे प्लांट्स कैन फ्लावर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following statements are true for gibberellins? Gibberellins के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको अप्रोप्रिएट आंसर्स बताने हैं। दो तीन ऑप्शंस दिए यहाँ पर, ठीक है। Gibberellins प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है। देखो जिबेलिन क्या करता है, लीफ ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल इलोंगेशन करवाता है, एक्सपेंशन करवाता है, राइट। सीड जर्मिनेशन में यस बिल्कुल सही है। Gibberellins cannot stimulate leaf growth, cannot बोला है, it can ना, Gibberellin definitely it can stimulate, तो A सही होगा, B गलत हो जाएगा। A सही है, B नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो पहला ऑप्शन तो चला जाएगा, A सही है, B नहीं है। A यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपका आंसर अभी सेकेंड और थर्ड में क्या बोला है, C में Gibberellins cannot stimulate stem growth, but it can stimulate the stem growth also, am I right? तो C भी यहाँ पर गलत है, तो यहाँ C दिया है बच्चों, तो ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया हमारा एलिमिनेशन से, दैट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, बिकॉज जिबेलिन कैन एक्सोजीनियसली यूज टू इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। यस, उसको यदि हम बाहर से भी यूज किए, अप्लाई किए, तो आप प्लांट ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, यदि आपका ड्वार्फ प्लांट है तो इस तरह से, मैं राइट, तो ये सही है। GA3 is predominantly used in agronomic and horticultural practices, क्या ये सही है? Yes, GA3 हम इसको यूज कर सकते हो, because it is very important active gibberellin there। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, A, D and E is the right answer, so option 2 is the right one। Now the next question, आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। Yes, for a reaction catalyzed by an enzyme following kinetics, the elasticity of reaction velocity with respect to substrate is। अब इलास्टिसिटी क्या हो गया, अभी तक तो हमने सबस्ट्रेट देखा है, रिएक्शन रेट देखा है, तो अभी व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी, तो क्या आना चाहिए आंसर यहाँ पर। एक्चुअली इलास्टिसिटी यानी एक तरह से सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन रेट, यस, इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी एंजाइम का रिएक्शन रेट की जो सेंसिटिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, राइट। तो क्या बोला है इसने, इलास्टिसिटी ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट क्या होगी। देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहले तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इलास्टिसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ रिएक्शन यानी सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द टू द चेंज इन अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट को ऐड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आने लगेगा, तो रिएक्शन वेलोसिटी फिर क्या होने लगती है, पहले जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो वेलोसिटी रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, यस और नो, राइट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नो, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यस। आगे में जाके इलास्टिसिटी जो होता है और रिएक्शन वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, इट डिक्रीजेस देयर विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, रिमेन्स अनचेंज्ड भी नहीं आएगा, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर द क्वेश्चन। I think this is clear. Okay, now moving for the next question, which one of the following is true about the phylograms and cladograms। ये भी हमने डाइवर्सिटी में भी पढ़ा है, आप इवोल्यूशन में भी पढ़ते हो, फाइलोजेनेटिक्स में जब हम बात कर रहे हैं, तो फाइलोग्राम और क्लेडोग्राम के लिए रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला बोला है फाइलोग्राम शो कॉमन एंसेस्ट्री बट नॉट टाइम, फाइलोग्राम एंसेस्ट्री बताता है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द टाइम। सेकेंड है ब्रांचेस ऑफ क्लैडोग्राम्स आर प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशनरी टाइम, यानी इसके हिसाब से क्लैडोग्राम टाइम के रिलेटेड बता रहा है, फाइलोग्राम नहीं बता रहा है, राइट। यदि जो स्टेटमेंट दी है
क्लेरोग्राम शोज कॉमन एंसेस्ट्री बट नो टाइम। यहाँ पर फाइलोग्राम है, यहाँ पर क्लेडोग्राम है, तो जनरली ये दो में से कोई एक आंसर सही होना चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लेडोग्राम एंड फाइलोग्राम, नहीं, दोनों में डिफरेंस तो है, राइट। क्लैडिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स दोनों डेफिनेटली डिफरेंट है। अभी क्या डिफरेंट है, अब देखो बच्चों, यदि आपको याद है, अदरवाइज हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लेडोग्राम्स की यदि हम बात कर रहे हैं, जनरली बहुत ही सिंपल सा ट्री होता है यहाँ पर, राइट, जो कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को यदि नॉर्मल वे में क्लासीफाई करना है तो हम क्लेडोग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन और ज़्यादा डीपली यदि हमको उसको क्लासीफाई करना है तो हमको फाइलोग्राम्स यूज़ करना पड़ता है। फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो होती है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताती है। yes, it can determine the evolutionary relationship between the different group of organism, इतना ध्यान में रखना है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से आपका फाइलोजेनेटिक ट्री रहेगा और क्लेडोग्राम आपका कॉमन एंसेस्ट्री बता सकता है अगेन देयर, ठीक है। तो अभी भी हम ये तीनों में से एक पे आएंगे नहीं। इसके बाद में क्या दिया है आगे में स्लाइड में देखो, क्लेडोग्राम डू नॉट रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी रिलेशन, ये तो समझ में है, वो सिंपल आपका डिफरेंस बताएगा बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में बताता है between the different groups, all the branches in the cladogram are of equal length, right। यदि मैं क्लेडोग्राम बना रही हूँ तो सारी ब्रांचेस कैसी होगी, सेम लेंथ की होगी, राइट, क्योंकि ये किसी भी तरह का इवोल्यूशनरी डिस्टेंस नहीं बता रहा है। लेकिन फाइलोजेनेटिक ट्री की बात यदि हम करें तो दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, छोटी बड़ी हो सकती है, राइट, बिकॉज वो क्या करती है, वो हमको इवोल्यूशनरी डिस्टेंस भी बताती है बिटवीन द ग्रुप की, कौन पहले आया कौन बाद में आया। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रांच लेंथ यहाँ पर छोटी बड़ी हो सकती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि क्लेडोग्राम में द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन क्लेडोग्राम इज सोनली बेस्ड ऑन डिफाइंड कैरेक्टर्स, राइट। यदि मैं क्लेडोग्राम में सेपरेशन की बात करूं तो एक पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। यस, द डिस्टेंस डजंट इंडिकेट द इवोल्यूशनरी टाइम ऑफ द ग्रुप्स। जबकि फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करें तो ड्यूरेशन, समय भी बताएगा, टाइम बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ इवोल्यूशन, कब कौन से समय में इवोल्यूशन हुआ था, अकॉर्डिंगली इट कैन शो दैट, इजंट इट। So the external text of cladogram line up neatly in a row or column, जबकि external text of phylogenetic tree might or might not line up in a row or column। अब ये मैंने आपको सारे पॉइंटर्स बता दिए क्लैडोग्राम और फाइलोग्राम के। अब आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ब्रांचेस ऑफ क्लैडोग्राम आर प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशनरी टाइम, नहीं, जबकि ये इवोल्यूशन के रिलेटेड कुछ बताता ही नहीं है, सो यू कैन नॉट गो विद दैट ऑल्सो। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, yes, फाइलोग्राम shows common ancestry but not a time, या फिर क्लेडोग्राम shows common ancestry but not a time। योर करेक्ट आंसर इज कि क्लेडोग्राम कॉमन एंसेस्ट्री तो बताता है बट इट इज नॉट रिलेटेड विद द टाइम, जो कि फाइलोग्राम बताता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टे-सैक डिजीज। टे-सैक डिजीज क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है बेटा ये डिजीज के रिलेटेड क्वेश्चन। सेक्स लिंक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर है। तो एक जल्दी से एक बार हम लोग टे-सैक्स के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक तरह से ये एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है डेफिनेटली, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू होता है, जिसके कारण क्या होता है, देयर कैन बी, जैसे नर्व सेल्स होते हैं, यस, बॉडी में नर्व सेल्स की डेथ होने लगती है, तो जिसके कारण ये डिजीज हो सकती है। टे-सैक्स डिजीज को एक और नाम से जाना जाता है, इफ यू रिमेंबर, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एनीवन? इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। यस, इसके नाम से भी, ये भी ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, या फिर हम इसको GM2 गैंग्लियोसाइड भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
ये डिजीज में जनरली लाइसोसोमल एंजाइम का जो फंक्शन होता है ये इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है, राइट। और बिल्डअप होने लगता है, क्या बिल्डअप होने लगता है, ये GM2 गैंग्लियोसाइड। जनरली जो एंजाइम की मैं बात कर रही हूँ दैट इज रिमेंबर बीटा हेक्सोसामाइनेडेज ए। यस, ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम, और ये क्या करता है, ये फैटी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। ये किसको ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक करता है GM2 गैंग्लियोसाइड को, ठीक है। लेकिन अब ये जीन में, इसका जो जीन होता है दैट इज हेक्सा जीन, राइट। हेक्सा जीन इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये एंजाइम का अल्फा सब यूनिट हमको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीन प्रॉपरली नहीं बनेगा, वेरिएंट आ जाएगा हेक्सा जीन का, ये क्या करेगा, एंजाइम की एबिलिटी को खराब कर देगा कि भाई इट विल नॉट ब्रेक नाउ दिस GM2 गैंग्लियोसाइड। और GM2 गैंग्लियोसाइड ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जमा होने लगता है, इट विल एक्यूमुलेट देयर, और इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है कि टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है न्यूरॉन्स में, और जिसके कारण न्यूरॉन्स फंक्शन नहीं करते, डिसफंक्शन होने करना लगते हैं, और बहुत बार न्यूरॉन्स की बाद में डेथ भी हो जाती है, राइट। सो ये एक तरह का हम कहेंगे क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एंड दैट ऑल्सो रेसेसिव है। यानी यहाँ पर जीन की दोनों कॉपी में म्यूटेशन होना जरूरी है, दोनों में, दोनों जीन, बोथ कॉपीज ऑफ द जीन शुड हैव द वेरिएंट दैट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। सो दिस इज अबाउट योर टे-सेक्स ऑल्सो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। डिसबायोसिस is a term associated with, dysbiosis किससे एसोसिएट है ये टर्म, जीनोम, प्रोटियोम, माइक्रोबायोम या फिर मेटाबोलोम। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, अगेन सिंपल सा है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज माइक्रोबायोम। यदि हमको पता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू स्कीप दिस क्वेश्चन। डिसबायोसिस, या फिर हम इसको कहेंगे कि अनबैलेंस्ड या फिर अनहेल्दी गट। यस, so microbiome which is characterized by अनहेल्दी गट माइक्रोबायोम बोल सकते हैं, जो कि कैरेक्टराइज होता है कि भाई जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है हमारे गट के लिए वो नहीं है, राइट, उनका एब्सेंस है, या फिर जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा है, ओवर ग्रोथ हो गई है उनकी, राइट, जिसके कारण जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होती है ओवरऑल उसमें कमी आ जाती है, वो रिडक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डिसबायोसिस, राइट। तो ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, ये टर्म एसोसिएटेड है माइक्रोबायोम से। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज देयर, सिंगल चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट या फिर SCFV आर फ्यूजन प्रोटीन्स विच इज कंपोज्ड ऑफ VH प्लस VL, जो कि फ्लेक्सिबल लिंकर से जॉइंट हुआ है, VH ओनली, राइट, ये ना वेरिएबल्स बोल रहा है H चेन और L चेन, राइट, या फिर VL ओनली या फिर FC रीजन। तो सिंगल चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट, एनीवन क्या आएगा आंसर, सिंगल चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट जो होता है ना, यदि मैं बताऊँ तो ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है। Yes, these are the smallest fragment. कहाँ के, एंटीबॉडी का, right, which is having a same antigen binding specificity. Yes, with same antigen binding specificity in a single chain. अब ये किससे किसका फ्यूजन होता है, क्या सिर्फ ये दो VH का ही बनेगा या फिर VL का से रहेगा, या VH और VL दोनों जॉइंट है, या फिर FC रीजन में रहेगा। तो ये देखो बेटा, ये है आपका SCFC, राइट। स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर में डेफिनेटली हमको यहाँ पर VL भी दिख रहा है, हमको VH भी दिख रहा है, और यहाँ पर एक लिंकर भी दिख रहा है जो दोनों को लिंक कर रहा है। तो ये है मेरा सिंगल
chain, right? S variable fragment. It is again an artificial construct है, ये artificial construct है again of variable region, जहाँ पर heavy chain light chain दोनों रहेगा, जो कि flexible peptide linker के थ्रू joint होगा, ताकि वो retain कर सके एंटीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को, यानी आपका एंटीजन यहाँ पर बाइंड कर सकता है, राइट? अब ये जो वेरिएबल डोमेन्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल लिंकर से जॉइंट होता है। ये लिंकर जनरली छोटा सा होता है, 10 से 25 अमाइनो एसिड का होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस लिंकर इज ऑल्सो वेरी मच रिच इन ग्लाइसिन और सेरिन रेसिड्यूज, राइट? ये भी कभी पूछ सकते हैं। तो लिंकर किससे इट इज हैविंग व्हाट, इट इज रिच इन ग्लाइसिन एंड सेरिन रेसिड्यूज। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक और एक दो दिख रहा है, राइट? तो इसीलिए डाईबॉडी मोनोस्पेसिफिक बायोवेलेंट है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल चेन हो गया, और मल्टीमेरिक भी हो सकता है। मल्टीमेरिक की जब मैं बात कर रही हूँ, मल्टीमेरिक SCFC जो है, इसके पास में एक से ज़्यादा पेयर हैवी चेन और लाइट चेन रहने वाले, ठीक है? जैसे अब ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा SCFC है, ये वाला पहला वाला, ये वाला जो फिगर दिख रहा है ये मल्टीवेलेंट है, राइट? ये सारे मल्टीवेलेंट है बचे हुए। तो ये वाला जो है ये मल्टीवेलेंट है, दो आइडेंटिकल बाइंडिंग साइट है फॉर द सेम एंटीजन, सेम एंटीजन के लिए, है ना? बायवेलेंट दो बाइंडिंग साइट है आइडेंटिकल। यहाँ पर देखो बाय स्पेसिफिक दिया है, यहाँ पर मोनोस्पेसिफिक है। तो ये भी मल्टीवेलेंट है, लेकिन ये बाय स्पेसिफिक है, यानी बाइंड टू टू डिफरेंट एंटीजन। ये कोई एक अलग एंटीजन को बाइंड करेगा, ये वाला किसी अलग को, दो अलग अलग एंटीजन को बाइंड कर सकता है। ये भी आपका मल्टीमेरिक है, लेकिन ये भी मोनोस्पेसिफिक है, सेम एंटीजन को बाइंड करेगा, एम आई राइट? लेकिन अगेन तीन, एक दो और तीन, एम आई राइट? ये अगेन क्या है, ये आपका ट्राई स्पेसिफिक है, तीन अलग अलग एंटीजन, या एक या दो या तीन। तो ये सारे हम कहेंगे कि क्या हो जाता है, दीज आर द मल्टीवेलेंट SCFC, ठीक है? तो हमारे अभी तो जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 1, दैट इज VH और VL दोनों रहेगा, जो कि लिंकर से जॉइंट रहेगा। और लिंकर कितना बड़ा होना चाहिए, 10 से 25 अमाइनो एसिड के बीच का लिंकर होता है। नेक्स्ट वन, which gene is often been inserted in an adenoviral vector to treat cancer by suicide gene? कौन सा जीन इंसर्ट होता है एडिनोवायरल वेक्टर में ताकि कैंसर को हम ट्रीट कर सके? और कौन इंसर्ट करना है, कौन इंसर्ट करेगा, सुसाइड जीन इंसर्ट करेगा। ये भी बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि आता है तो यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज कीप इट। यहाँ का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1 HSV, ठीक है? मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को सुसाइड जीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो सुसाइड जीन थेरेपी एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ पर सेल का सुसाइड होगा, राइट? सेल इट विल गो इंड्यूस क्या करेगा, वो ट्रांसजीन्स को इंड्यूस करेगा कैंसर सेल्स में, राइट? दो मेन थेरेपेटिक स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है यहाँ पर, एक होता है साइटोसिन डीएमाइनेस, यस, या फिर 5-फ्लोरोसाइटोसिन जिसको बोलेंगे, और दूसरा होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जिसको हम गैंसिक्लोविर भी कहते हैं, राइट? ये थेरेपी में क्या होता है, सुसाइड जीन थेरेपी में जो ट्रांसजीन्स होते हैं, राइट, ये इस तरह से बने होते हैं कि डेफिनेटली दे हैव सम इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। ये नॉन टॉक्सिक प्रोड्रग को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? जो कि ट्यूमर सेल्स में, ट्यूमर में पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, एंड देन व्हाट कैन इट कैन उसको बाहर निकाल सकता है, राइट? और वो सेल को क्या कर सकता है, नॉर्मल यानी जो नॉर्मल सेल को तो अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये जो ट्यूमर सेल है उसको क्या कर सकता है, उसको वहाँ से हटा सकता है, राइट? और हेल्दी बॉडी वापस से बनाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो ये कैसे करता है, देखो यहाँ लिखा है, the genes can they have the ability to convert a non-toxic prodrug which penetrates the tumor into cytotoxic drug.
नॉन टॉक्सिक प्रोड्रग को किस में कन्वर्ट करेगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग में, या फिर उसको एक्सप्रेस द टॉक्सिक जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोडक्ट। यस, ये कहाँ पर होता है, ट्यूमर के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ ये जो आपका एडमिनिस्टर्ड वायरल या फिर बैक्टीरियल सेल्स सुसाइड इंड्यूसिंग जीन। इसके कारण जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये होता है सुसाइड जीन थेरेपी में, ठीक है। अब जैसे मैंने दोनों मेथड आपको कहा था, सिस्टीन साइटोसिन डीअमाइनेज जीन जो होता है ई कोलाई का, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रो ड्रग 5 फ्लोरोसाइटोसिन को 5 फ्लोरोयूरासिल में। जबकि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है, वायरस थायमिडिन काइनेज जीन, मैंने जो आपको आंसर में लिखा HSVT के, ये क्या कन्वर्ट करता है, गैंसिक्लोविर को गैंसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है बाय द कैंसर सेल्स, राइट। और बाद में वही मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये HSV जो है, यस, ये जीन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो S फेज, यस, और G2 फेज में डिले करवाता है, राइट। सो इट विल इंड्यूस अ डिले इन दिस S phase and G2 phase and the apoptosis observed, जो apoptosis होगा, इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सिस्टम एक्टिवेशन, राइट। ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डिलेड प्रोलिफरेशन प्रोसेस, क्योंकि प्रोलिफरेशन में लेट हुआ इसीलिए इट विल कॉज द एपोप्टोसिस। कैंसर सेल्स एपोप्टोसिस नहीं करवा रहे, यहाँ पर हम एपोप्टोसिस कराना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है HSVT के फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक सुसाइड जीन थेरेपी क्या होता है अब ये समझ में आ गया जो बच्चों ने अभी तक इसको पढ़ा नहीं था, यस और नो। So now moving for the next question, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं and here is the next one. Which one of the following is the most common adjuvant composed of water in oil emulsion with Mycobacterium tuberculosis component? Incomplete fluids adjuvant, complete fluids adjuvant, alum या फिर monotonite? देखो बच्चों क्या बोला है, मोस्ट कॉमन एडजुवेंट विच इज कंपोज ऑफ वाटर इन ऑयल। एडजुवेंट यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब भी ये ऐड होते हैं वैक्सीन में, राइट। तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा या फिर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एनहांस करता है, यस। या फिर एंटीजन का जो रिस्पॉन्स रहता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है टू द एंटीजन, ये इंक्रीज करवाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली अकेला कुछ काम नहीं करता, लेकिन हाँ ये इम्यून रिस्पॉन्स को और ज़्यादा तेज करवा सकता है। अब एडजुवेंट एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, है ना, नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऑयल है, वाटर इमल्शंस होते हैं, सेपोनिन है, ये सारे एडजुवेंट्स हो सकते हैं। हमको यहाँ पूछा है वाटर इन ऑयल इमल्शन विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पर आंसर आता है बेटा फ्लुएंट्स एडजुवेंट। अब फ्लुएंट्स एडजुवेंट दो तरह के होते हैं, आई थिंक सभी को पता होगा, अदरवाइज हम लोग एक बार देख लेते हैं। फ्लुएंट्स एडजुवेंट एक होता है कंप्लीट और एक को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, राइट। जो इनकम्प्लीट एडजुवेंट होता है वो होता है ऑयल इन वाटर, राइट। और जो कंप्लीट होता है वो होता है ऑयल इन वाटर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यूरामिल डाइपेप्टाइड ऑफ माइकोबैक्टीरिया, यानी किल्ड माइकोबैक्टीरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा कंप्लीट फ्लूइड एडजुवेंट, राइट। ये क्या करता है, यदि कंप्लीट फ्लूइड्स एडजुवेंट है, ये स्टिमुलेट करता है मैक्रोफाज को और दूसरे इम्यून सेल्स को, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग और प्रोलॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जनरली इम्यूनाइजेशन वाले केस में हम इसको यूज़ करते हैं, जबकि इनकम्प्लीट फ्लूइड एडजुवेंट जो होता है ये मिनिमाइज करता है साइड इफ़ेक्ट्स को, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइकोबैक्टीरिया नहीं है ना, सिर्फ ऑयल एंड वाटर है, सो देर इज़ नो माइकोबैक्टीरिया जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तो ये क्या हम बोलेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स को क्या करेगा, मिनिमाइज करवाने का काम करता है। तो जैसे जब हम वैक्सीनेशन में बूस्टर वाला केस आता है, राइट, बूस्टर इंजेक्शन जब दिया जाता है ना, उस समय में ये इनकम्प्लीट वाला यूज़ करता है, बट
इम्यूनाइजेशन इनिशियल फेजेस में डेफिनेटली कंप्लीट फ्लूइड एडजुवेंट्स को यूज किया जाता है, जो कि वाटर इन ऑयल है विद द माइकोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस कंपोनेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैरियोग्राम ऑफ एन इंडिविजुअल शो प्रेजेंस ऑफ 45 क्रोमोसोम्स 44 प्लस एक्स, यानी एक वन सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग 46 होना चाहिए ना, तो उसमें से एक माइनस हो रहा है तो 45 हो गया, और 45 में भी 44 प्लस एक्स बोला, यानी यहाँ पर एक कुछ तो भी एक्स या फिर वाई मिस है। द इंडिविजुअल हैज अ फीमेल अपीयरेंस एंड ड्वार्फिज्म। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या होगा, क्लेनफ्लेटर है, टर्नर है, डाउन है, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम तो स्टूडेंट्स ट्राइसोमी की हम बात कर सकते हैं, 18th क्रोमोसोम में यहाँ पर ये 21 और ये 18th क्रोमोसोम, एम आई राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, 46 के बदले 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्लिनफ्लेटर में क्या होता है, क्लिनफ्लेटर में स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ 1x, यहाँ पर भी 44 प्लस XXY हम कहते हैं, यानी यहाँ पर भी 47 वाला केस है। तो 45 वाला यानी एक माइनस होना, यहाँ पर 1 इज डिलीटेड, क्या डिलीट होता है, 1x क्रोमोसोम इज डिलीटेड। तो ये ऐसा सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। ओके, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द कंपोनेंट्स आ गया, चलो द क्वेश्चन इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, यहाँ पर आपको उसको मैच करना है। ITP, हैशिमोटो डिजीज, सीलियाक डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, और आपको ऑर्गन्स दिए कि कहाँ पर ये हो सकता है, एम आई राइट। चलो एक बार सारे के सारे चारों की चारों डिजीज को एक बार देख लेते हैं। यदि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जस्ट अ मिनट। ITP में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगेन ये गलती से किस पे अटैक करता है, प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, ठीक है, गलती से प्लेटलेट्स पे अटैक करने लगता है, जिसके कारण प्लेटलेट का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है। हैशिमोटो डिजीज में क्या होता है, हैशिमोटो ये भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, राइट, थायराइड ग्लैंड्स को अगेन इट इज मिस्टेकनली अटैक, गलती से इस पर अटैक किया जाता है, इम्यून सिस्टम इस पर अटैक कर देता है और हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है। सो ए का 4, बी का 1। ए का 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे बी का 1, आंसर यहीं से आ जाता है कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। सीलियाक डिजीज क्या होती है, ये भी जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर गट है तो आप गट के साथ में उसको ले सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है जब भी हमारी बॉडी में ग्लूटेन जो होता है, राइट, ये कंज्यूम कर लिया जाता है। ऐसा ये ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है ना, व्हीट में, बार्ली में हमको मिलता है। जब गलती से जब ये ग्लूटेन कंज्यूम हो जाता है, राइट, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन पे जनरली मिस्टेकनली उसको अटैक कर देता है। गॉट इट। लास्ट है हंटिंगटन डिजीज, आई थिंक ये सभी को पता होगी। हंटिंगटन में क्या होता है, नर्व सेल्स जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं ओवर द टाइम, सो दैट मूवमेंट, थिंकिंग एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी, ये सारी क्या हो जाती है, ये सारी डिस्टर्ब हो जाती है, कम होने लगती है, राइट। तो ये ब्रेन के अफेक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, कुरू डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, बहुत नया डिजीज आ गया नाम कुरू, बैक्टीरिया, वायरस, प्रियॉन या फिर माइकोप्लाज्मा। स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स अगेन क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है ना, जो कि ब्रेन डैमेज करवा सकते हैं। ये जो कुरू डिजीज है, यस, ये भी प्रियॉन्स के कारण ही होती है, जो कि जो कॉन्टैमिनेटेड ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज होते हैं, यहाँ पर ये प्रियॉन्स वी कैन से देयर,
ये एक तरह का डीजेनरेटिव, यस, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। एम आई राइट? जहाँ पर हेडेक, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ट्रिमर, डिमेंशिया, ये सारा देखने को मिलता है। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पैथोजेनिसिटी आइलैंड। अब ये पैथोजेनिसिटी आइलैंड क्या होता है? पैथोजेनिसिटी आइलैंड यानी जेनेटिक एलिमेंट्स है एक तरह के, जो कि जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होंगे उनके क्रोमोसोम पे हमको ये देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग तरह के वायरुलेंस फैक्टर्स को इनकोड करते हैं, राइट? तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होगी, पैथोजेनिक स्ट्रेन्स होगी, वहीं पर ये प्रेजेंट होगी। नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, दीज आर द लार्ज सेगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल जीनोम एनकोडिंग वायरुलेंस फैक्टर। They generate signals that activate global response regulator. They interfere with the antibody response. They coordinate the gene expression. नहीं, करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये बैक्टीरियल जीनोम के सेगमेंट्स होते हैं जो कि वायरुलेंस फैक्टर को एनकोड करते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद डोपामाइन। अगेन डोपामाइन से भी क्वेश्चन आता ही है, राइट? So which of the disease can be treated with dopamine producing neurons generated from stem cells? Parkinson, Alzheimer, amyotrophic lateral sclerosis या फिर ब्रेन ट्यूमर। सीधा सीधा आंसर इसका है आप ऑप्शन 1, यस, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में हमको पता है क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये नर्वस सिस्टम का डिजीज है, जहाँ पर नर्व सेल्स जो होती है ये कमज़ोर होने लगती है, डैमेज हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है, राइट? हमारे एक पर्टिकुलर जगह होती है ब्रेन में, यस, जहाँ पे जो जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, है ना? यहाँ के न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ख़त्म होने लगते हैं, और यहीं पर क्या होता है, यही जगह पर डोपामाइन का प्रोडक्शन भी होता है। तो इसीलिए हम करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, आपको ध्यान में रखना है पार्किंसन डिजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ए विच हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर एफसी रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। प्रोटीन ए कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? इफ यू रिमेंबर हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वहाँ पर आप प्रोटीन ए आपने सुना होगा। अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि हमको आता है तो यू कैन गिव द आंसर, अदरवाइज इसको स्कीप करना है। तो प्रोटीन ए आपको ध्यान में रखना है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यस, ये यहाँ पर इसकी सेल वॉल में इट इज फाउंड देयर, राइट? सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, double pain sensation that is occasionally felt following painful stimulation of skin is due to। जो डबल पेन सेंसेशन होता है, देखो एक तरह से सेंसेशन इनिशियल, सबसे पहले जब पेन सेंसेशन की हम बात करते हैं तो इनिशियल शार्प पेन आता है, एकदम से पेन होता है, जो कि बाद में हम बोल सकते हैं फॉलो हो जाता है कि वो पेन थोड़ा सा आपका फिर कम होने लगता है ना? इसको हम बोलते हैं डबल पेन सेंसेशन, है ना? पहले एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होगा और बाद में दैट उसका जो ये होगा लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि दो तरह के आपके नर्व फाइबर्स होते हैं जिसका एक्टिवेशन हो जाता है। एक होता है माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर्स, यस, ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये इनिशियल जो सेंसेशन होता है ना, पहले वाला शार्प पेन वाला, ये सेंसेशन करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद में अनमाइलिनेटेड, यस, अनमाइलिनेटेड कौन से होते हैं? अनमाइलिनेटेड तो सी फाइबर्स होते हैं, है ना? सो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स क्या कॉज करते हैं? ये कॉज करता है डल स्लोअर पेन, यस,
दैट कंटिन्यूज, जो बाद में कंटिन्यू होते रहता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल पेन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओकेशनली फेल्ट फॉलोइंग पेनफुल ड्यू टू व्हाट? रिपीटेशन ऑफ पेनफुल स्टिमुलस, presence of dual pain pathway, perception of pain at two different higher center, action of application of two painful stimuli simultaneously at two different, नहीं नहीं एक ही जगह की बात हो रही है, पहले एकदम से होगा, इनिशियल शार्प पेन होता है और बाद में वो पेन थोड़ा सा डल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हो जाता है कि ये जो दोनों फाइबर्स है माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, ये कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन द एफरेंट न्यूरॉन्स, राइट, से मोटर न्यूरॉन्स तक के हम बोल सकते हैं, राइट। तो अगेन ये अलग अलग, क्या हम बोल सकते हैं, अलग अलग पाथवे या फिर टू हायर सेंटर्स पे रहेंगे? नहीं। परसेप्शन ऑफ पेन एट टू डिफरेंट हायर सेंटर्स? नो। रिपीटेशन ऑफ पेनफुल, रिपीटेशन नहीं है, वही कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ ड्यूअल पेन पाथवे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो दो ड्यूअल पेन पाथवे वुड बी देयर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरन्यूरॉन्स। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, हमने पढ़ा है सभी ने, न्यूरॉन्स एफरेंट, इफरेंट, इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो इंटरन्यूरॉन्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड्स ऑफ द एफरेंट, provide communication between the dendrites of efferent neurons, influence the rate of discharge from alpha motor neurons या फिर participate in ascending sensory pathway। क्या आना चाहिए? It influence the rate of discharge from alpha motor neurons, क्या हम बोल सकते हैं? देखो इंटरन्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और बाद में वो सिग्नल को वापस भेजते हैं थ्रू द इफेक्टिव न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूरॉन्स हम बोलेंगे कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल्स को, और उसमें जो इफेक्टिव न्यूरॉन है दैट इज नथिंग बट योर अल्फा मोटर न्यूरॉन, isn't it? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम अल्फा मोटर न्यूरॉन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोथैलेमस प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट हाइपोग्लाइसीमिया बाय, हाइपोग्लाइसीमिया यानी जहाँ पर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस कैसे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अंडर दिस कंडीशन? इनहिबिटिंग इंसुलिन रिलीज। देखो हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल कम है पहले, तो इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट करेगा, या फिर इंक्रीजिंग द ग्लूकागॉन रिलीज, इंक्रीजिंग द थायरॉक्सिन रिलीज, या फिर इंक्रीजिंग द एपिनेफ्रिन रिलीज। क्या आना चाहिए? सिंपल है, इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट कर देगा क्या? इंसुलिन आएगा तो क्या करेगा? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को और कम करता है, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा तो इंसुलिन को रोक सकता है हाइपोथैलेमस, हम बोल सकते हैं ना, पहले ग्लूकोज का लेवल कम है तो इंसुलिन और चला जाएगा तो और ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। इंक्रीजिंग ग्लूकागॉन रिलीज, ग्लूकागॉन की रिलीज को बढ़ाएगा। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है अगेन ग्लाइकोजन में, कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तो ये भी कर सकता है। या फिर इंक्रीजिंग थायरॉक्सिन रिलीज, और लास्ट है इंक्रीजिंग एपिनेफ्रिन रिलीज। देखो बेटा, हाइपोथैलेमस जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। देखो ये भी होता है, ये भी होता है, मैं कहूँगी। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका रिलीज करता है सिंपैथेटिक पाथवे के थ्रू एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन को एड्रेनल मेडुला से। एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन एक बार रिलीज हुए तो ये क्या करते हैं? इट विल मेक द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन को रिलीज करवाएंगे फ्रॉम द पैनक्रियाटिक ग्लूका सेल्स, तो ग्लूकागॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। इंसुलिन का कम करवा सकते, इनहिबिट करा सकते, लेकिन ये कब हो रहा है? सबसे पहले जैसे ही हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई
तो हमारा ANS जो होगा ये एक्टिवेट होगा बाय द हाइपोथैलेमस, जो कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। इसके बाद में ये सारी चीज़ें होगी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले और आएगा एग्जैक्टली इंक्रीजिंग द एपिनेफ्रिन रिलीज, क्योंकि ये रिलीज ये बढ़ेगा नहीं तो आपका ग्लूकागॉन का लेवल भी बढ़ेगा नहीं वापस, है राइट। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। केमिकल ट्रांसमीटर्स इन बेसल गैंग्लिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कौन सा इसमें कौन सा ट्रांसमीटर इसमें से बेसल गैंग्लिया में नहीं है, गाबा, डोपामाइन, ग्लूटामेट या फिर ग्लाइसिन। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4, दैट इज ग्लाइसिन, राइट। गाबा इनिबिटरी है, डोपामाइन दोनों का काम करता है, इनिबिटरी और एक्साइटेशन। ग्लूटामेट जो है आपका एक्साइटेटरी है, इजंट इट। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज योर common indicators of water pollution with enteropathogens are following except ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम या फिर बैसिलस। अगेन करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा बैसिलस। मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, जिन्होंने पढ़ा है आपको डायरेक्ट आंसर आता भी होगा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आपका ये आंसर होगा। चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो, कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन विथ एंटेरोपैथोजन आर फॉलोइंग, इन्हें सारे हैं, एक नहीं है, तो एक्सेप्ट जो नहीं है वो है बैसिलस, क्योंकि ई कोलाई और एंटेरोकोकाई हम कहेंगे दे आर प्राइमरी इंडिकेटर्स। यस, ये तो है ही बिल्कुल। उसके बाद में क्लॉस्ट्रिडियम की यदि हम बात कर रहे हैं, दीज आर अगेन व्हाट, फीकल इन ओरिजिन, सो द अगेन ये भी पोटेंट इंडिकेटर है फॉर द फीकल पोल्यूशन एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। स्ट्रेप्टोकोकस ये भी आपका फीकल इंडिकेटर है। तो कौन सा नहीं है, बैसिलस नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। द फर्स्ट US पेटेंट फॉर GM organism was awarded to Dr. A.M. Chakrabarty for his work on one of the following। इन्होंने बेटा पहला पेटेंट डेफिनेटली US पेटेंट मिला था। इन्होंने स्यूडोमोनास इंजीनियर टू डिग्रेड पेट्रोलियम। यस, इन्होंने एक बैक्टीरियम बनाया था स्यूडोमोनास फ्यूटिडा। ये बैक्टीरिया इस केपेबल, इसमें क्षमता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्रूड ऑयल के, उसको ब्रेक कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत बार सुपर बग भी कहते हैं, राइट। स्यूडोमोनास फ्यूटिडा को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर बग या फिर ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था स्टूडेंट्स, एंड इट वाज एज अ फर्स्ट US पेटेंट। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा स्यूडोमोनास इंजीनियर टू डिग्रेड पेट्रोलियम। प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, डिग्रेड करवा रहा था हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड ऑयल का क्या करवा रहा था वो, अगेन इट वाज ब्रेक डाउन करवा रहा है, ठीक है। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, नाइट्रिफिकेशन ड्यूरिंग द नाइट्रोजन साइकिल इज प्रोडक्शन ऑफ डैश। नाइट्रिफिकेशन इन्हें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। अमोनिया का प्रोडक्शन को तो हम एमोनिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रोजन की प्रोडक्शन को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो अगेन ये दोनों चला गया। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड कब बनता है स्टूडेंट्स, डीनाइट्रिफिकेशन। यस, जहाँ पर नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे वापस से, ये नाइट्रिफिकेशन की बात कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट मीन्स जहाँ पर अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, तो दैट इज वाज नाइट्रिफिकेशन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन, मैच द कंपोनेंट ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से भी स्टूडेंट्स। तो आपको लेग्यूम, एजोला, शुगर केन, एक्टिनोरिजल और यहाँ पर फ्रैंकिया, राइजोबियम, एनेबेना और एसिटोबैक्टर बोला है। अब देखो बच्चों, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कैरी आउट करते हैं बैक्टीरिया और होस्ट प्लांट। आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स या फिर लेग्यूम्स, पैरास्पोनिया, इसमें आपका राइजोबियम, ब्रेडिराइजोबियम, फोटोराइजोबियम, एजोराइजोबियम, एम राइट।
फ्रैंकिया किसके साथ में, एक्टिनोरियल एल्डर ट्री, सिनोथिस, राइट। नोस्टोक इज विद गनेरिया, एजोला के साथ एनाबेना, शुगरकेन एसिडोबैक्टर। ये सारे कौन से हैं जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। फ्री लिविंग भी ये है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। इनको सिम्बायोसिस की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसके हिसाब से यदि आप देखोगे तो लेग्यूम जो बोला है सो कहाँ से आ जाएगा, एजोला, इट विल बी देयर विथ व्हाट, एनाबेना, एम आई राइट। ये देखो एजोला हमने देखा था, कहाँ देखा था, ये रहा एजोला एनाबेना, तो डेफिनेटली एजोला के साथ में एनाबेना आएगा। आफ्टर दैट योर शुगर केन एसिडोबैक्टर, वो भी दिया है वहीं पे स्लाइड में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का आपका 1 फ्रैंकिया। तो आपका करेक्ट आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन। गॉट इट? वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैच द कंपोनेंट्स अगेन, लिस्ट 1 लिस्ट 2। मेराइन एंजाइम दिया और उसके सोर्सेस दिए, काइटिनोलाइटिक एंजाइम, गैस्ट्रिक प्रोटीएजेस, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और सेरिन सिस्टीन प्रोटीएज। ओके, यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फिश, शेलफिश, स्क्विड, लिवर, पाइलोरिक एसिका, पैनक्रियाटिक टिश्यू, इंटेस्टाइन ऑफ सार्डिन, कॉड, सैल्मन, फिश विसरा फ्रॉम फिशरी सोर्स और क्रस्टेशियंस। तो क्या आंसर आना चाहिए? देखो यहाँ पर फिश विसरा की यदि हम बात करें, जैसे कि स्टमक हो गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए, यस, ये सारे क्या जनरली बनाएंगे, स्टमक कह दिया तो दैट वुड बी द सोर्स ऑफ गैस्ट्रिक प्रोटीएज। यस, जैसे कि पेप्सिन की हम बात करें। गॉट इट? तो बी का आपका 3 होना चाहिए, गैस्ट्रिक प्रोटीएज यहाँ दिया है, बी का 3 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तीनों में दिया है। चलो ये एक गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अभी यहाँ देखो ए का 1, ए का 2, ए का 4, सारे अलग अलग ऑप्शन है। चलो ठीक है। पाइलोरिक सी का, पैनक्रियाटिक टिश्यू, इंटेस्टाइन्स ऑफ सार्डिन, कॉड, इन सब की यदि हम बात करें तो ये क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा, सिस्टीन प्रोटीएज या फिर सेरीन प्रोटीएज आ देयर, राइट। सिस्टीन प्रोटीएज इंटेस्टाइन में मिलेगा, जैसे कैथेस्पाइन होता है। यदि ये हमको नहीं भी पता तो आई थिंक काइटिनोलाइटिक एंजाइम हम ले सकते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करता है काइटीन का, जो कि कहाँ मिलेगा, अगेन इट इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फिश, शेलफिश। तो ए का 1 हो जाना चाहिए, ए का 1 यहाँ पर दिया है पहले वाले में। तो चलो आंसर तो यहीं से आ गया, क्योंकि ए का 1 आपको इसके पास है, ये थर्ड तो गलत ही हो गया। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस। यस, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है ये जनरली क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है। क्रस्टेशियन के हीमोग्लोबिन, सॉरी नॉट हीमोग्लोबिन, देयर इट विल बी हीमोलिम्फ, है ना। और जो उसका क्यूटिकल होता है, बाहर का शेल होता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वाइटामिन्स को हमको मैच करना है यहाँ पर, रोडोस्पिन, टोकोफेरॉल, आइसोफ्लेविनॉइड और एस्कॉर्बिक एसिड से। तो रोडोस्पिन अगेन विटामिन ए स्टूडेंट्स, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विटामिन ए, सिंपल था। ए का 2, ए का 2 ये दोनों में दिया है। टोकोफेरॉल जो है स्टूडेंट्स दैट इज विटामिन ई, है ना, जो नट्स में, सीड्स में हमको दिखता है, मिलता है। सो बी का आ जाएगा 3, बी का 3 यहाँ दिया है, यहाँ बी का 1 दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइसोफ्लेविनॉइड्स इफ आई एम सेइंग, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड अगेन विटामिन सी आप ले सकते हो, डी का 1 यहाँ, अच्छा डी का, यस डी का 1 दिया है इधर। बच रहा है आइसोफ्लेविनॉल, जैसे मैंने कहा कि जो आइसोफ्लेवोन होता है इट इज़ देयर इन द सोयाबीन, तो सोयाबीन रिच होता है इस पे स्टूडेंट्स। सो योर करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी क्वेश्चंस किए उसके कंसेप्ट यदि आपको रिवाइज नहीं है तो आप रिवाइज कर सकते हो, और क्वेश्चंस के साथ साथ जो दूसरे ऑप्शंस हैं जो गलत है वहाँ पर
वो ऑप्शंस के रिलेटेड भी आप कुछ आपका रिवाइज कर सकते हो कि ये ऑप्शंस कहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं या फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस तरह से आप आपका प्रिपरेशन और परफेक्ट कर सकते हो। ये क्लासेस सिर्फ डीबीटी के लिए यूज़फुल है ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, सीएसआर दोगे आप, डीबीटी आ रहा है राइट, और जितने भी सारे एंट्रेंसेस के लिए डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस आर यूज़फुल। गेट हो गया, जो बच्चे अभी बैचलर्स में है राइट, दे आर want to take the admission for the masters, उनके लिए भी दिस ऑल क्लासेस आर गोइंग टू बी यूजफुल। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास। समझ में आया है? किसी को कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स चैनल को, and just do like the video and share as much as possible. Yes, so see you soon. Thank you everyone. Bye bye and take care.